सरकारी समान ज्ञान में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु तरंग गति के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और इससे प्रश्न तो ज्यादा आते नहीं है, लेकिन यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं एक तरह से कह सकता हूं कि इस पर जिसने अपना पकड़ बना लिया वह दुनिया पर राज करेगा और वो अभी भी वही लोग दुनिया पर राज कर रहे हैं जिन्होंने इस पर पकड़ बनाया हुआ है। तो हम लोग सामान्य ज्ञान की तरह अध्ययन करेंगे, विशेष अध्ययन तो करेंगे नहीं, लेकिन जो विशेष अध्ययन करते हैं वह दुनिया पर राज कर रहे हैं। तो तरंग माध्यम एक विशेष है, विक्षोभ है, जिसके द्वारा ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण होता है, जैसे प्रकाश की तरंगे, ध्वनि तरंगे। तो तरंग माने तरंग को स्थानांतरण के आधार पर अगर इसे बांटे तो ये दो प्रकार का होगा। एक जो जिसके लिए माध्यम चाहिए उसको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, तो इस तरह का तरंग को यांत्रिक तरंग कहते हैं, और जिसको माध्यम नहीं चाहिए तो उसे केवल तरंग बोलते हैं, या यांत्रिक तरंग भी कह सकते हैं उसको। तो यांत्रिक तरंग सबसे पहले देख लेते हैं। अभी देखो यांत्रिक तरंग जैसे हमारा जो ध्वनि तरंग जो हुआ वह यांत्रिक तरंग के अंतर्गत आएगा, या फिर किसी रस्सी में झटक देने पर उसमें जो तरंग बनता है उसको हम लोग यांत्रिक तरंग के अंतर्गत रख सकते हैं, या जल में एक पत्थर मारने पर जो तरंग उत्पन्न होता है वह यांत्रिक तरंग को होगा। और सूर्य से जो रोशनी हम लोगों को तरंग के रूप में आती है धरती पर, तो वह जो है वह अयांत्रिक तरंग के अंतर्गत आएगा, क्योंकि उसको चलने के लिए मध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। और उसी तरह से हमारा जो वाईफाई हम लोग यूज करते हैं वह भी एक प्रकार का तरंग है। इसीलिए मैंने कहा था कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण यह विषय वस्तु है, लेकिन बहुत लोग को इसके बारे में जानकारी ही नहीं है। तो मतलब कहने का मतलब है कि इसका जो प्रैक्टिकली प्रयोग करने वाला है वो बहुत आगे निकल जाएगा, और जो थ्योरेटिकली मतलब वो अध्ययन करना है तो थ्योरी के रूप में तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन जो लोग इसका प्रैक्टिकली उपयोग कर रहे हैं वो बहुत आगे है। तो अब हम लोग देखते हैं, अब जैसे ये मोबाइल से हम लोग जो डाटा यूज कर रहे हैं ये अभी तरंग के माध्यम से ही हम लोगों के पास पहुंचता है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा था। और जितना भी हम लोग टावर उबर देखते हैं जो भी आपके गांव में शहर में, वह हम लोगों को जो भी सूचनाएं हमारे मोबाइल या टीवी में पहुंचाती है वो तरंग के माध्यम से ही पहुंचती है। तो इसलिए मैं इसको बहुत महत्वपूर्ण कहता हूं। और या फिर आपके संगणक, कंप्यूटर, ये सब जो हो गया, उसमें भी जो भी आप इंटरनेट से जुड़कर काम करते हैं वो भी तरंग के माध्यम से ही पहुंचता है आपके पास। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो इसके साथ है वह बहुत आगे है, जो इससे दूरी बनाए हुआ है वह बहुत पीछे है, लेकिन सही समझ के साथ। तो हम बता रहे थे यांत्रिक तरंगों के बारे में कि इसको माध्यम चाहिए, जैसे हमारा ध्वनि तरंग जो हुआ उसको भी माध्यम चाहिए एक जगह से दूसरे जगह के जाने के लिए। जैसे यहाँ पर हमारा ध्वनि तरंग जो है वायु उसका माध्यम हुआ, तो हम एक दूसरे का आवाज सुन पाते हैं। वही हम लोग चंद्रमा पर चले जाए तो हमें एक दूसरे का आवाज सुनाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ कोई माध्यम नहीं है, वहाँ वायुमंडल नहीं है, तो वहाँ माध्यम नहीं है, निर्वात है। तो जब हम बोलेंगे तो किसी को सुनाई नहीं पड़ेगा। तो इस तरह का जो तरंग जिसको माध्यम चाहिए उसको हम लोग कहेंगे यांत्रिक तरंग, और जिसको माध्यम नहीं चाहिए उसको अयांत्रिक या नॉन मैकेनिकल बोलते हैं अंग्रेजी में। नॉन मैकेनिकल
तरंग को वेव बोलते हैं वो। अब चंद्रमा पर हम चले जाएं तो वहाँ प्रकाश को हम एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, माने वहाँ अगर टॉर्च जलाएंगे तो वहाँ हमको जलता हुआ दिखेगा, लेकिन अगर वहाँ हम आवाज बोले कुछ तो हमें सुनाई नहीं पड़ेगा। तो ये था तरंग के बारे में। तो अब हम लोग देखेंगे, सबसे पहले मैकेनिकल वेव को ही देख लेते हैं, यांत्रिक तरंगों के बारे में। तो किसी माध्यम में उसे विक्षोभ को यांत्रिक तरंग कहते हैं। इसके लिए उस माध्यम में प्रत्यास्था और जड़त्व के गुण मौजूद होने चाहिए। ये तरंग दो प्रकार के होते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे, ट्रांसवर्स वेव अंग्रेजी में इसको बोलते हैं। माने कि जब किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग के संचरित होने पर माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं तो उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो इसमें है कि जो माध्यम का कण जो है वह तरंग की दिशा में कंपन नहीं करके क्या करता है, उसके लंबवत कंपन करता है अनुप्रस्थ तरंग में। और यह तरंग जो है ठोस एवं द्रव के ऊपर उत्पन्न हो सकते हैं और इसके अंदर नहीं, गैसों में अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न नहीं की जा सकती हैं। दूसरा अनुदैर्घ्य तरंग, जिसको लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहते हैं। जब किसी माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा में समांतर कंपन करते हैं तो उसे अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। देखो इसमें है कि जो हमारा माध्यम का कण जो है ना, जिस दिशा में तरंग जा रही होती है उसी दिशा में कंपन करती है। तो इस तरह का जो तरंग होगा उसको अनुदैर्घ्य तरंग कहेंगे। तो अनुदैर्घ्य जैसे ये ध्वनि तरंग जो है ना, वह अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। और जल में जो तरंग उत्पन्न होता है या रस्सी में जो तरंग उत्पन्न होता है वो सब जो है क्या है, अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण था। तो अनुदैर्घ्य तरंगे सभी माध्यमों ठोस, द्रव एवं गैस में उत्पन्न की जा सकती हैं। ये तरंगे हमेशा संपीड़न, कंप्रेशन एवं विरलन, रेरफैक्शन के रूप में संचरित होती हैं। और इसके उदाहरण में हम लोग देख सकते हैं भूकंप तरंगे, वायु में उत्पन्न तरंगे और स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे इत्यादि भी, ये सब अनुदैर्घ्य तरंग के अंतर्गत आ सकते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव के अंतर्गत। अब हम लोग देखते हैं इससे कुछ जुड़े हुए शब्दों को, ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जैसे आयाम हो गया, जब किसी माध्यम में अनुदैर्घ्य या अनुप्रस्थ तरंगों का संचरण होता है तो उस माध्यम के सभी कण कंपन करने लगते हैं। उन कणों की अपनी साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम पोजीशन के दोनों ओर जितना अधिक विस्थापित होता है उसे ही आयाम कहते हैं। तो कंपन जो होता है वह जितना अधिक दूरी तक विस्थापित होगा कोई कण, तो जितना दूरी अधिक, माने अधिकतम दूरी का जो विस्थापन होता है कण का, उसको हम लोग आयाम बोलेंगे। आवर्तकाल, प्रति सेकेंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं तथा जितने समय में कोई कण एक कंपन पूरा करे उसे आवर्तकाल कहते हैं। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, इसका संकेत Hz होता है जब हम आवर्तकाल को T से प्रदर्शित करते हैं। तो ये था तरंग का कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिसमें हमको आयाम के बारे में जानकारी हुआ, आवर्तकाल के बारे में जानकारी हुआ और आवृत्ति के बारे में जानकारी हुआ। या आवृत्ति को इस प्रकार से भी कहते हैं कि एक सेकंड में जितना दोलन माने जितना दोलन पूरा होता है ना, उसको हम लोग आवृत्ति कहते हैं। ये और आवर्तकाल वह समय होता है जिसमें वह एक दोलन पूरा करता है। ध्वनि तरंगे, अब हम लोग ध्वनि तरंगे के बारे में बात करेंगे। अभी जो हम बोल रहे हैं ये ध्वनि तरंग ही है। तो हमारा जो ध्वनि तरंग है वो इसके बारे में देखते हैं। तो ध्वनि तरंग भी अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग होती है, मतलब इसको अंग्रेजी में लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहेंगे।
यांत्रिक तरंगे विभिन्न आवृत्तियों की हो सकती है। जिन तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, उनकी अनुभूति हमें कानों द्वारा होती है और हम उन्हें ध्वनि के नाम से पुकारते हैं। तो जिसका आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक का होगा ना ध्वनि, कोई भी अनुदैर्ध्य तरंग, तो वह हमको उसका माने अनुभूति माने वह हम उस चीज को सुन सकते हैं, वह हमें सुनाई पड़ेगा। हमारे कान का बनावट इस प्रकार से है कि उसको ग्रहण कर सकता है, उसको हम लोग ध्वनि तरंग कहेंगे। और ध्वनि तरंग हमारा 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज मनुष्य के लिए ये जो आवृत्ति वाला जो परास है, इस परास में अगर कोई ध्वनि तरंग आता है तो उसको हम लोग सुन सकते हैं। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति परिसर, फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ साउंड। इसके आधार पर ध्वनि तरंगों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। श्रव्य तरंगे, जिसको ऑडिबल वेव्स कहते हैं, तो ऐसी तरंगे जिनकी आवृत्ति का परिसर 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है, जिसे हमारी कान इन तरंगों को आसानी से सुन सकती है, तो ये सब श्रव्य तरंगे के अंतर्गत आ जाएगा। दूसरा अश्रव्य तरंगे, इंफ्रासोनिक वेव्स कहते हैं। वे तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से भी कम होती है, इन तरंगों को हम सुन नहीं सकते। जैसे भूकंप के समय उत्पन्न पृथ्वी के अंदर की तरंगे, हृदय की धड़कन की आवृत्ति इत्यादि, ये सब जो होता है इंफ्रासोनिक वेव्स के अंतर्गत आते हैं, मतलब अनुश्रव्य तरंगे। और पराश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स बोलते हैं इसको। पराश्रव्य तरंगे वे अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। इन तरंगों को सबसे पहले गल्टन ने एक सीटी द्वारा उत्पन्न किया था। इन तरंगों को मानव नहीं सुन सकते, लेकिन कुछ जंतु इन तरंगों को सुन सकते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया, चमगादड़, डॉल्फिन इत्यादि। इन जंतुओं में चमगादड़ एक ऐसा जंतु है जो लगभग 10,000 आवृत्ति तक की पराश्रव्य तरंगों को 10,000 नहीं, ये कहीं नहीं 17,000, 10,000, लाख 1 लाख आवृत्ति तक, 1 लाख आवृत्ति तक की पराश्रव्य तरंगों को सुन सकता है। तो इस चमगादड़ का जो सुनने का रेंज है बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। हम लोगों का रेंज है 20 से 20,000 तक ही है। इन तरंगों का उपयोग हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में रुधिर रहित ऑपरेशन, ट्यूमर आदि का पता लगाने, दांत को निकालने इत्यादि। पराश्रव्य तरंगों से जीवों की कोशिकाओं को नष्ट किया जा सकता है। तो थोड़ा पराश्रव्य तरंग जो है माने खतरनाक भी होता है, इससे माने जो जीव का जो कोशिका है उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इन तरंगों के द्वारा समुद्र की गहराई, समुद्र के अंदर बड़ी बड़ी चट्टानों, हिमशैलों, विशाल मछलियों को भी पता लगाया जा सकता है। इसके लिए एक तरीका होता है जिसको सोनार कहते हैं, और इसका पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग पूरा फुल फॉर्म हुआ सोनार का। वो सोना बेचने वाला सोनार नहीं है, ये दूसरा एक तरीका है, मतलब एक टेक्नोलॉजी है, इसका नाम सोनार है। इसको बोलते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इस विधि के द्वारा जो है ना, हम समुद्र में मतलब कोई नीचे कितना कोई वस्तु है तो उसके बारे में पता लगा सकते हैं, या इसमें जो भी समुद्र में किसी भी तरह का वस्तु का पता लगाने के लिए इसका यूज होता है। यह एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाते हैं, जिसके लिए पहले पराश्रव्य तरंगों को समुद्रों के अंदर भेजा जाता है और फिर उसके माने नेचर को देखकर, प्रकृति को देखकर हम पता करते हैं कि क्या है। इस विधि में पहले पराश्रव्य तरंगों को समुद्र के अंदर भेजा जाता है। ये तरंगे डूबी हुई वस्तु से परावर्तित होकर वापस लौटती है और फिर हम उस परावर्तित तरंग को अध्ययन करके ये पता कर लेते हैं कि कौन सा वस्तु कितनी दूरी पर है। डॉल्फिन 50 मीटर दूरी स्थित किसी मछली की खोज कर सकती है। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकता है क्योंकि इसका अपना सोनार तंत्र होता है। तो ये
चमगादड़ जो अंधेरा में उड़ता है उसका यही कारण, क्योंकि उसके पास तरंग अपना जो है नेविगेशन सिस्टम होता है, सोनार वाला सिस्टम होता है, साउंड नेविगेशन रेंजिंग वाला सिस्टम होता है। मतलब कि साउंड निकालता है और फिर उसको ग्रहण करके उस दूरी का पता कर लेता है कि कोई वस्तु कितना दूरी पर है। तो ध्वनि का चाल, स्पीड ऑफ साउंड। निर्वात, निर्वात में ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं होता है। हाँ, तो निर्वात में ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं होता है, इसलिए कि एक मतलब यांत्रिक तरंग, हम बताए थे शुरू में कि यांत्रिक तरंग को माध्यम चाहिए, तो निर्वात में कोई माध्यम नहीं है, इसलिए इसका संचरण नहीं होगा। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी तथा घनत्व, डेंसिटी पर निर्भर करती है। जल में ध्वनि की चाल लगभग 450 मीटर पर सेकेंड होती है, 1450 मीटर पर सेकेंड, सॉरी। जल में ध्वनि की चाल लगभग 1450 मीटर पर सेकेंड होती है। भिन्न भिन्न धातुओं में ध्वनि की चाल उसकी प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल ठोस में सबसे अधिक होती है और उससे कम द्रव में होगा और सबसे कम गैस में होगा। जैसे हवा में ध्वनि की चाल लगभग 332 या 332-28 ऐसे करके होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। चंद्रमा पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बातों को नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि वहां ध्वनि तरंगे नहीं उत्पन्न हो सकती, माने संचरण नहीं कर सकती। उत्पन्न तो कर सकते हैं लेकिन संचरण नहीं कर सकते हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है। 332 मीटर पर सेकेंड होती है। लोहे में ध्वनि की चाल लगभग 5100 मीटर पर सेकेंड होती है। माने जितना घनत्व ज्यादा रहेगा ना, उतना ही मतलब ध्वनि का माने ध्वनि का जो चाल रहता है वो ज्यादा रहता है। जैसे एल्युमिनियम में लगभग 6400 मीटर पर सेकेंड तक होती है। तो ये सब था, माने कि ठोस में ज्यादा होगा, वही कम द्रव में होगा, वही से कम गैस में होगा। ध्वनि की चाल ताप बढ़ने पर बढ़ जाती है। 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर वायु में ध्वनि की चाल लगभग 0.61 मीटर पर सेकेंड से बढ़ जाती है। समान ताप व दाब पर वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है। आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल शुष्क से अधिक होती है। जैसे बरसात के दिनों में रेल इंजन की सीटी की आवाज गर्मियों के दिनों की अपेक्षा अधिक दूर तक सुनाई देती है, क्योंकि उस समय आर्द्र वायु ज्यादा रहता है। इस कारण आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल शुष्क अधिक होती है, शुष्क से अधिक होती है, इस कारण से ऐसा होता है। और हम लोग देखेंगे ध्वनि के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक माने विशेषता, ध्वनि के लक्षण विशेषता के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो इसको 3 प्रकार से बांटा गया है। तो इसे पहला हो गया तीव्रता, जिसको अंग्रेजी में इंटेंसिटी बोलते हैं। यह ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण हमें कोई ध्वनि धीमी अथवा तेज सुनाई देती है। तो तीव्रता ध्वनि उत्पन्न करने वाली कंपनशील वस्तु के कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। कंपन का आयाम जितना अधिक होगा ध्वनि की तीव्रता उतना ही अधिक होगा। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। और दूसरा है तारत्व, इसको पिच कहते हैं। इस लक्षण के कारण हम ध्वनि को मोटी या पतली कहते हैं। ग्रेव और श्रील, मोटी का हो गया ग्रेव और पतली का हो गया श्रील कहते हैं। यदि तारत्व अधिक होता है तो ध्वनि को पतली या तीक्ष्ण ध्वनि कहते हैं, तथा यदि तारत्व कम होता है तो ध्वनि को मोटी या सपाट ध्वनि कहा जाता है। जैसे महिला सबका जो ध्वनि होगा वो श्रील होता है, पतली होता है। पुरुष सबका जो ध्वनि होता है वो क्या होता है, माने मोटा होता है, ग्रेव होता है। और ध्वनि का जो तारत्व है उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। अधिक आवृत्ति की ध्वनि का तारत्व अधिक होता है। इसी कारण पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की तारत्व अधिक होता है, जिसके कारण पुरुषों की आवाज मोटी होती है एवं महिलाओं की आवाज बारीक एवं सुरीली होती है। तीसरा है गुणता, क्वालिटी। गुणता ध्वनि का वह लक्षण है जो समान तीव्रता व समान आवृत्तियों की ध्वनि में अंतर स्पष्ट करता है। इसी के कारण हम अपने विभिन्न परिस्थितियों को बगैर देखे उनकी आवाज सुनकर पहचान लेते हैं।
गुंता गुंता ध्वनि का उल्लेखन है जो समान तीव्रता व समान आवृत्तियों की ध्वनि में अंतर स्पष्ट करता है। इसी के कारण हम अपने विभिन्न परिचितों को बगैर देखे उसकी आवाज सुनकर पहचान लेते हैं। तो आवाज सुनकर पहचानने का जो गुण कहलाता है ना, वही क्वालिटी गुणता कहलाता है ध्वनि का। अब हम लोग ध्वनि का स्रोत से उत्पन्न जो है उसका तीव्रता देखते हैं क्या कितना होता है। जैसे साधारण बातचीत करते हैं तो उसका डेसिबल में 40 से 60 तक होता है। गुस्से में बातचीत करेंगे तो 70 से 80, मतलब चिल्ला चिल्ला के, तो 70 से 80 डेसिबल होगा। प्रेस में एक देश में जो आवाज होते रहता है, जहाँ पर छपैया होता है उसको प्रेस करते हैं ना, अखबार चलता है, वहाँ 100 से 105 तक डेसिबल होता है। लाउड स्पीकर में 70 से 80 तक होता है। ऑर्केस्ट्रा में 100 से 110 तक होता है। रॉकेट में जो लॉन्च होता है तो वहाँ पर 160 से 170 डेसिबल तक का आवाज आता है। मिसाइल में 180 से 190 तक होता है। सायरन में 190 से 200 डेसिबल तक होता है। ट्रक मोटरसाइकिल 90 से 95 और फुसफुसाहट 15 से 20 होता है। तो जो हम लोग का सुनने योग्य जो डेसिबल में अगर तीव्रता है वह लगभग 80 तक होता है। 80 डेसिबल तक का जो आवाज है ना, हम लोग आसानी से मतलब सुन सकते हैं। उसी में जितना कम होगा उतना अच्छा से सुनेंगे। जैसे 40 से 60 के बीच में रहेगा तो साधारण आवाज होगा, हम लोग इसको अच्छा से सुन सकेंगे। और उससे ऊपर जाने पर है ना, थोड़ा हम लोगों को अंदर बेचैनी पैदा करेगा। उसको हम ध्वनि प्रदूषण के रूप में जानेंगे। मतलब कि 80 डेसिबल से ऊपर जो भी ध्वनि उत्पन्न होता है ना, उसको हम लोग ध्वनि प्रदूषण के रूप में व्यक्त करते हैं। अब ध्वनि का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जब ध्वनि तरंगे एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के पृष्ठ से टकराती है और टकराने के पश्चात वापस अपने माध्यम में लौट आती है तो इसे ही ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। तो इसका परावर्तन दीवारों, पहाड़ों, समुद्र तल, नदी, घाटी, पृथ्वी तल इत्यादि से हो सकता है। एक होता है प्रतिध्वनि इको। जब ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी दृढ़ टावर या पहाड़ से टकराकर परावर्तित होकर हमारे तक पहुंच जाती है तो इसे परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। जैसे एक बार हम लोग बोले, चिल्लाएं, और वही चिल्लाया हुआ आवाज फिर से हमको सुनाई पड़ा, तो यह कहीं से टकरा कर वापस आया है। तो ये सब जो है ना, पहाड़ वाला जगह पर या कोई बहुत बड़ा अथी है, हॉल टाइप का है, तो उसमें बोलेंगे। अगर उसमें दीवार है और ध्वनि से संबंधित इंजीनियरिंग का यूज करके उसको अगर नहीं बनाया गया है तो वहां पर हम लोग प्रतिध्वनि सुन सकते हैं। जैसे अगर बोलेंगे तो वो आवाज टकरा कर वापस हम लोगों को सुनाई पड़ेगा। अब है अनुरमन, अनुरणन, रिवर्बेरेशन। किसी हाल में ध्वनि स्रोत को बंद करने के बाद भी ध्वनि का कुछ देर तक सुनाई देना अनुरणन कहलाता है तथा वह समय जिसके दौरान यह ध्वनि सुनाई देता है अनुरणन काल, रिवर्बेरेशन टाइम कहलाता है। मतलब क्या है कि किसी हाल में, बड़ा हॉल है, अरे जैसे सिनेमा हॉल हो गया, और मान लो उसमें ध्वनि को ऑब्जर्व करने वाला चीज सब नहीं लगाया गया है दीवार पर, केवल माने पत्थर अथी से बना दिया गया है, ईंट यूज करके उसको सीमेंटेड कर दिया गया है, और ध्वनि ऑब्जर्व करने वाला जो मटेरियल सब नहीं लगाया गया है। तो वहां जब हम बोलेंगे ना तो वह हमको इको भी सुनाई पड़ेगा। और अनुसरण है कि किसी हाल में ध्वनि स्रोत को बंद करने के बाद भी ध्वनि कुछ देर तक सुनाई देना अनुरणन कहलाता है तथा वह समय जिसके दौरान यह ध्वनि सुनाई देता है अनुरणन काल, रिवर्बेरेशन टाइम कहलाता है। ध्वनि का हाल की दीवारों, छतों व फर्शों से बहुत परावर्तन होता है। अब अनुनाद, रिजोनेंस। यदि बाह्य आवर्त बल की आवृत्ति वस्तु की अपनी स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो तो इस दिशा में दोलनों का आयाम बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसी अवस्था को ही अनुनाद, रिजोनेंस कहते हैं। जैसे सैनिकों द्वारा कदम से कदम मिलाकर चलने से पुल का गिरना, बस में खरखराहट उत्पन्न होना इत्यादि अनुनाद के उदाहरण है। एक
अच्छा, एक क्वेश्चन है कि बादलों की विद्युत का प्रकाश पहले दिखाई देता है और उसको ध्वनि बाद में सुनाई देता है, इसका कारण क्या है? तो एकदम सिंपल है। देखो, ध्वनि का जो वेग होता है वो 332 मीटर पर सेकेंड होता है, और जबकि प्रकाश का जो चाल होता है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, माने ज्यादा होता है। और जब बादल आपस में टकराते हैं तो क्या होता है, वही विद्युत आवाज भी उत्पन्न होता है। ये दोनों एक साथ होता है, आवाज और प्रकाश दोनों एक साथ उत्पन्न होता है। लेकिन चूंकि ध्वनि का वेग कम है और प्रकाश का वेग ज्यादा है, तो प्रकाश हम तक पहले पहुंच जाता है और ध्वनि को आने में कुछ समय लग जाता है। इसलिए पहले हम लोगों को लाइट दिखता है, लाइटनिंग दिखता है, और कुछ समय बाद हम लोगों को उसका आवाज जो होता है बादल का वो सुनाई पड़ता है। तो यही कारण है, एकदम आसान है ये बात। अब है ध्वनि का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। जब दो समान आवृत्ति व आयाम की दो ध्वनि तरंगे एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती है तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनर्वितरण हो जाता है, उसे ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं। इसे व्यतिकरण संपोषी, कंस्ट्रक्टिव भी कहा जाता है। जैसे बड़े बड़े सायरन बजाकर जहाजों को संकेत भेजना, ये एक ध्वनि व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड का उदाहरण है। अब है डॉपलर प्रभाव। एक है डॉपलर नामक वैज्ञानिक ने इसको खोजा था। इसका बहुत ही यूज होता है, एस्ट्रोलॉजी में सबसे ज्यादा इसका यूज होता है। माने क्या कहते हैं उसको, खगोलीय विज्ञान में जो है ना डॉपलर, अब भी इसका सबसे ज्यादा प्रयोग खगोलीय विज्ञान में होता है। यह एक माने टेक्निक है, मेथड है, जिसके द्वारा हम किस वस्तु को एनालाइज, उसकी दूरी को या उसके गति के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो यह एक बहुत ही माने यूजफुल, प्रैक्टिकली, थियोरेटिकली तो नहीं लेकिन प्रैक्टिकली जो है डॉपलर प्रभाव का यूज बहुत ज्यादा होता है, खासकर खगोलीय शास्त्र में। जब किसी ध्वनि व श्रोता के बीच में आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई देती है। ध्वनि में आवृत्ति परिवर्तन के इस प्रभाव को सर्वप्रथम जॉन डॉपलर ने 1842 में प्रतिपादित किया, जिसके कारण इन्हीं के नाम पर इस डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। तो इसका प्रयोग होता है, माने किसी वस्तु के बारे में उसका गति को ज्ञान करने के लिए इसका उपयोग होता है। इससे हम पता कर लेते हैं कि कोई वस्तु कितनी स्पीड से चल रहा है, या हमारी तरफ आ रहा है या हमसे दूर जा रहा है। तो इसका देखो डॉपलर इफेक्ट साउंड में भी होता है और लाइट में भी होता है, और दोनों जगह इसका उपयोग होता है। तो डॉपलर प्रभाव के कुछ उपयोग सब इसको देख लेते हैं। इसका उपयोग वायु में उड़ते विमान के वेग का अनुमान लगाने में किया जाता है। रडार स्टेशन से वायु में उड़ते विमान की ओर रडार तरंगे भेजी जाती हैं तथा विमान से परावर्तित होकर लौटने वाली तरंगे स्टेशन पर प्राप्त की जाती है। स्टेशन से विमान की ओर भेजी गई तथा विमान से स्टेशन पर प्राप्त की तरंगों की आवृत्तियों के अंतर से विमान के वेग की गणना की जा सकती है। जल के भीतर चलती पनडुब्बी का वेग ज्ञात किया जा सकता है। तारों तथा गैलेक्सियों की गति का अनुमान लगाया जाता है। तो ये तारा तथा गैलेक्सी का जो गति हम लोग लगाते हैं ना अनुमान, ये जो है प्रकाश, उसमें जो लाइट का जो डॉपलर इफेक्ट होता है प्रकाश में, प्रकाश भी तो एक तरंग है, तो वहां पर प्रकाश तरंग का यूज करते हैं। तो खगोल विज्ञान में अधिकतर प्रकाश का डॉपलर इफेक्ट प्रयोग में लाते हैं। और अपना धरती उड़ती पर है, चूंकि यहाँ साउंड है, तो यहाँ पर हम लोगों के पास ध्वनि है, तो ध्वनि का उपयोग करते हैं डॉपलर इफेक्ट में। तो ध्वनि का ये सब मतलब महत्वपूर्ण तत्व था। और हम बताएं कि जो ध्वनि मतलब तरंग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, और हर जगह इसका उपयोग हो रहा है। जितना रेडियो, टीवी चैनल, ये सब जो भी मतलब आज का मोबाइल के जो जमाना है, और लोग सब मोबाइल जो यूज कर रहा है, ये सब तरंग का खेल है। इसके बारे में अगर जानकारी नहीं रहता तो ये सब नहीं हो पाता। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हम विषय वस्तु के बारे में बताएं। इसी के साथ ये तरंग के बारे में, क्योंकि समान ज्ञान के रूप में जानना है, विशेष ज्ञान के लिए आपको विशेष इसका अध्ययन करना पड़ेगा। तो समान ज्ञान के रूप में इतना ही काफी है, और इसको रहने देते हैं।